नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बातें सितारों की में आज हम रूबरू होंगे अभिनेता इंद्रेश मलिक से। इंद्रेश मलिक का जन्म लुधियाना में हुआ, लेकिन परवरिश दिल्ली में हुई। इंद्रेश मलिक ने पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इंद्रेश मलिक का स्कूल के समय से ही एक्टिंग में रुझान था। इसी के चलते रंगमंच ज्वाइन किया, फिर टीवी सीरियल 12/24 करोड़ बाग से टीवी जगत में कदम रखा। इसमें इंद्रेश ने नेगेटिव किरदार राजीव भल्ला का निभाया था, जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया। फिर प्रीत से बंधी ये डोरी, राम मिलाए जोड़ी, आई लव माई इंडिया, तो लोकप्रिय धारावाहिक मधुबाला, एक इश्क एक जुनून में नेगेटिव गे किरदार निभाया है, जिसे भी दर्शकों ने काफी पसंद किया। तो टीवी सीरियल हार जीत, यम है हम, नागिन में अहम भूमिका निभाई है। इसके अलावा इंद्रेश ने फिल्म लव आजकल, दोस्ताना 2, 1983 वर्ल्ड कप, गंगूबाई में भी अहम किरदार निभाए हैं। तो 100 से ज्यादा विज्ञापन फिल्मों में अभिनय किया है, जिसमें अमिताभ बच्चन के साथ केबीसी का प्रोमो, तो महेंद्र सिंह धोनी के साथ ओरिएंट फैन के लिए भी विज्ञापन फिल्मों में अभिनय किया है। इंद्रेश ने वेब सीरीज पाताल लोक, रात्रि की यात्री और होम शांति में भी एक्टिंग की है। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके अभिनय के सफर के बारे में। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए अभिनेता इंद्रेश मलिक। इंद्रेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की। नमस्कार एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मुझे बुलाने का बहुत बहुत शुक्रिया। जी, हमें भी बहुत खुशी है कि हम आपसे आज बातचीत करेंगे, और जो दर्शक देख रहे हैं उनको भी अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि दर्शकों ने हमेशा आपको संवाद बोलते हुए देखा है फिल्मों में, टीवी सीरियल्स पे, लेकिन आज आपकी वो दिल की बात सुनेंगे। आज आपसे वो बात जानेंगे जो अक्सर फिल्मों में या टीवी में नहीं समझ में आती है, कि जो किरदार आप निभा रहे हैं उसके पीछे जो इंद्रेश है, इंद्रेश की लाइफ कैसी है, जर्नी कैसी है। इंद्रेश जी, जैसा हमें पता है कि आपने स्कूल के समय से ही रंगमंच शुरू कर दिया था, आपको स्कूल के समय से ही आप एक्टिंग में रुझान रखते थे, तो किसी को देखकर आप इंस्पायर्ड हुए थे? कैसे आपको लगा कि मुझे इस एक्टिंग की फील्ड में जाना चाहिए और आगे चल के मैं एक्टर बनूंगा? देखिए साहब, कुछ चीजें आपके अंदर पैदाइशी होती हैं। जी। तो शौक था हमेशा गाने का, पोएट्री का, एक्टिंग का, डांस का। ये बचपने से था मेरे अंदर। और फिर स्कूलिंग हुई जब दिल्ली में, फिर हंसाज मॉडल स्कूल पंजाबी बात जी। तो वहाँ थिएटर का एक ग्रुप था, जिसको मैं इंडिविजुअली विद द हेल्प ऑफ टीचर्स उसको मैं चलाया करता था। अच्छा, उस वक्त तो, क्या उम्र थी आपकी? स्कूलिंग अब 10 साल, 9-10 साल। आप 10 साल की उम्र में एक थिएटर का ग्रुप चलाते थे आप? ग्रुप से मेरा मतलब है वो जो एक एमेचोरिश स्कूल में एक एक्टिविटीज होती थी, ड्रामेटिक्स बोलते थे। हाँ। तो वो मैं खुद ही अपने आप ही चलाता रहता था। ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो वाकई मतलब 10 साल की उम्र में तो जो बच्चे होते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे जो अपने शूज के लेस भी नहीं बांध पाते हैं, और आप अपना एक ग्रुप चला रहे थे आप एक्टिंग का। एक बहुत बढ़िया। उसमें मुश्किल होती थी मुझे लेसेस बांधने में, कभी कभी तकलीफ होती थी। और जहाँ मैं रहता था वहाँ कॉलोनी के बच्चों को इकट्ठा करके, फ्रेंड्स को इकट्ठा करके डांस शोज कर दिए जी। सबने पैसे इकट्ठे किए, कुछ कुछ करते रहते थे। हाँ, तो उसके बाद जब फिर प्रोफेशनल कैसे जुड़ना हुआ रंगमंच में? क्योंकि ये तो स्कूल की बात होगी, मोहल्ले की बात होगी, क्योंकि अक्सर बहुत सारे लोग इसमें जुड़े रहते हैं, लेकिन फिर आगे चल के बहुत सारे लोग ऐसा है, कोई इंजीनियर बन जाता है, कोई एमबीए करके आगे चला जाता है, कोई कहीं और चला जाता है। तो लेकिन फिर आपका जो प्रोफेशनल एक्टिंग का सिलसिला था, जो क्योंकि रंगमंच जो एक होता है जहां पर अक्सर वही जुड़ते हैं जिनको इस एक्टिंग की फील्ड में आगे जाना होता है, ज्यादातर लोग वही जुड़ते हैं, तो कैसे फिर प्रोफेशनल रंगमंच से आपका जुड़ना हुआ? फिर जब स्कूल कंप्लीट किया, 12th हुई, तो सिरोड़ीमल कॉलेज दिल्ली में मेरा एडमिशन हुआ। वहाँ कोटा हुआ करता था, ड्रामेटिक्स कोटा। तो 3 या 4 सीट्स हुआ करती थी, उसके लिए ऑडिशंस हुआ करते थे, और बड़े जुझारू तरीके से और प्रोफेशनल तरीके से पहली बार वाबस्ता हुआ मैं कि कैसे थिएटर, प्रोफेशनल थिएटर और थिएटर में लोगों को ट्रेन किया जाता है। वो सब सिरोड़ीमल में जाके दिखा। तो बहुत सारे कॉलेज थे जिसमें मैंने ऑडिशन दिए, और क्योंकि परसेंटेज उतनी नहीं थी जितना जो कोर्स मुझे चाहिए था, उसके लिए पूरी परसेंटेज पड़ती नहीं थी। तो मैंने कहा कॉलेज भी यही चाहिए। तो फिर वहाँ उस ड्रामेटिक सोसाइटी
जिसको मैं आई ओ अलॉट टू दैट कॉलेज एंड दैट ड्रामेटिक सोसाइटी, द प्लेयर्स, जी। सिरोडिमल कॉलेज, जहाँ मेरा उस ड्रामेटिक्स कोटा में एडमिशन हुआ। और आई वाज फॉर्चुनेट एनफ टू बी ट्रेन्ड बाय केवल अरोड़ा एंड लॉट ऑफ अदर पीपल देयर। तो वहाँ समझ में आई कि थिएटर वर्कशॉप क्या होती है, एज एन एक्टर सॉरी, आपको कैसे ट्रेन किया जाता है, स्टेज वॉल्यूम क्या होता है, जी। बहुत सारी चीजें थिएटर से रिलेटेड थी। तो प्रोफेशनली अगर मैं कहूँ तो कायदे से मेरी बिगनिंग वहां हुई। अच्छा, उसके बाद फिर ये तो रंगमंच का सॉरी, ये रंगमंच का आपने बताया कैसे आप रंगमंच में जुड़े, फिर आप लगातार वहां पर आपने अपने आप को और ट्रेन किया होगा और आप और बहुत कुछ बारीकी सीखी होगी आपने अभिनय में। उसके बाद फिर लेकिन एक हर कोई जाना चाहता है मुंबई, और मुंबई में वो काम करना चाहता है टीवी सीरियल में, फिल्मों में। फिर मुंबई जाना कैसे हुआ, मुंबई आपका गए, और जो पहला ब्रेक था आपको मुंबई में वो कैसे मिला? भाई सिरोडिमल कॉलेज में जब प्रोफेशनल थिएटर सीखा और जगह जगह परफॉर्मेंसेस हुई, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली और बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में हम लोग फेस्टिवल्स में जाया करते थे, रिप्रेजेंट करते थे अपने कॉलेज को। बहुत अवार्ड्स मिले, आईआईटी कानपुर, बहुत सारी जगहों पे परफॉर्मेंसेस दी, अवार्ड्स मिले। उसके बाद जब सिरोडिमल के बाद मुझे पता चला कि मेरे कुछ दोस्त इब्राहिम अलकाजी साहब एक थिएटर ग्रुप खोल रहे हैं, बच्चों को ट्रेन करना चाहते हैं, और मैं भी गया और उनको मैंने रिक्वेस्ट की। तब तक सिलेक्शन हो चुका था लिविंग थिएटर। तो ये आखिरी ग्रुप था जिसको इब्राहिम अलकाजी साहब ने ट्रेन किया, ग्रूम किया, और मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो मैं उनके पास गया और मैंने कहा, साहब जब सिलेक्शन हो रही थी, प्रोसेस कौन सा मुझे पता नहीं था, तो ये मैं तो आपको कैसे भी मुझे अपने गाइडेंस में रखिए और मुझे ट्रेन कीजिए और ग्रूम करिए। एंड आई जॉइंड इब्राहिम अलकाजी साहब। उसके बाद आई वाज फॉर्चुनेट इनफ कि उन्होंने ही वाज काइंड इनफ टू टेक मी, एंड वहां फिर अलग तरह का एक आगाज हुआ। जी। ग्रीक ट्रेजेडीज, एंटन चेकअप, थ्री सिस्टर्स, स्ट्रीट कार नेम डिजायर, और बहुत सारी ऐसी चीजें जिनसे कभी मुझे इल्म ही नहीं था ये चीजें होती क्या है। हाँ। तो अलकाजी साहब के साथ काम, मतलब उनकी गाइडेंस में उनसे ग्रूमिंग पाना एक तरह से मेरे लिए सपना साकार होने वाली बात। जी। अच्छा, फिर उसके बाद एक कैमरा एक्टिंग की शुरुआत कैसे हुई आपकी? हाँ, फिर जब अलकाजी साहब का दौर चलता रहा, वहाँ बहुत खूबसूरत ट्रेनिंग मिली, सीखने को बहुत कुछ मिला। मेरे एक दोस्त हैं सुधीर, उनकी वाइफ है सीमा, वो भी मित्र है हमारी। तो ये लोग एक टीवी सीरियल बना रहे थे 12/24 करोल बाग, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये पहला ऐसा सीरियल, टीवी सीरियल था टू बी एंटायरली शॉट इन दिल्ली। तो जी टीवी के लिए था। तो फिर इनने मुझे फोन किया, मैं छुट्टियां मना रहा था मसूरी में। जी। तो इन्होंने कहा 3-4 दिन का काम है, तू करेगा? मैंने कहा क्यों नहीं करूंगा। तो मैं गया और 3-4 दिन और ये 15 साल। वो 3-4 दिन का जो कैरेक्टर था वो ऐसा धूम मचा गया, जो मैं कैमरा ट्रेंड व्यक्ति नहीं था, कभी कैमरा में कैसे। तो वो भी जब पहला दिन था तो वो कहते थे इसके पीछे कैमरा लेके भागो, जो फुटेज मिले उससे हम करेंगे फिर। क्योंकि मुझे रुकना तो आता नहीं था, एक्शन के बाद भागता था मैं। तो वो 4 दिन का जो कैमियो था वो चलता चला गया और बहुत सारी नॉमिनेशन मिली, अवार्ड्स मिले, रिकग्निशन बहुत। अच्छा, इसमें एक तरह से आपका नेगेटिव किरदार था, तो जब आपको मिला, आपको लगा नहीं कि मैं इतना खूबसूरत हैंडसम नौजवान लड़का और मैं इस नेगेटिव किरदार में जा रहा हूँ, आपको लगा तो जरूर होगा, और आपने मुझे लगता है डायरेक्टर से भी सवाल किया होगा कि यार मैं सूट होऊंगा इस नेगेटिव किरदार में? देखिए, डेली सोप जैसे लफ्ज बना है, तो डेली सोप वो साबुन जो है रोज अपना रंग बदलता है। तो वो एक फ्रेमवर्क होता है जी। उसके बाद जो चीज हिट हो जाती है, जो बिकने लग जाती है चीज, जैसे टीआरपी आने लग जाती है, तो वो चीज आगे बढ़ जाती है। और इस कैरेक्टर ने टीआरपी भी
कॉस्टली और फेमस भी हुआ, और कपड़ों का इसमें बहुत बड़ा रोल था। मुझे तब कहा गया था 4 दिन का कैरेक्टर है वो करना है आपने। मैंने कहा अच्छा ठीक है, हाँ जरूर करेंगे। वो थिएटर वाली डेडिकेशन थी, नहीं करना है। छतरपुर में इसका सेट लगा था हाँ। और मैं रजौरी गार्डन से ट्रैवल करता था रोज। तो 4 दिन कहाँ चलते चले गए। फिर क्योंकि मैं उन दिनों कस्टमाइज क्लोथिंग शौकिया करता था, मैंने अपना पेशा भी बनाया उसको बाद में। मुझे कपड़े डिजाइन करना, ज्वेलरी, हाँ। शूज, कुछ करता रहता था। तो इस आपने serial आपने के- उस सीरियल में जो कपड़े पहने थे वो खुद के डिजाइन, खुद के हाँ, पसंदीदा थे? तो मुझे जो मेरे दोस्त प्रोड्यूसर थे सीमा, हाँ। सुधीर, उनने कहा कि इंद्रेश हमारे कपड़े भी बनवा दे, क्योंकि कुछ डिजाइनर शायद उस वक्त अवेलेबल नहीं थी या कुछ हुआ था। जी। तो फिर कुछ वक्त के लिए पूरी कास्ट के कपड़े मैंने क्या जो बात थे बनवाए और वहाँ डिजाइनिंग हुई। और अपने तो मैं कैरेक्टर के साथ जेल करते थे वो भी बना के ले आता था कि बहुत ये बढ़िया। अच्छा लगेगा। ये वो सारे कपड़े मेरे बनाए हुए थे। बिल्कुल इंटरेस्टिंग। अच्छा, लेकिन ये नेगेटिव किरदार इतना पॉपुलर हुआ और लोगों ने मतलब उस किरदार को इतना पसंद किया, लेकिन नेगेटिव वे में। और हमको ऐसे खबर लगी कि लोग आपके आसपास बॉडीगार्ड चलते थे, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं वो ऐसा महसूस करते कि इस किरदार को पकड़ के इसकी पिटाई कर दो, या कभी कभी किडनैप करने की बात सामने आती थी। तो आखिर कैसा माहौल था उस वक्त? बड़ा पहली बात तो मुझे कैमरा की ट्रेनिंग थी नहीं, कैमरा कैसे, बट मेरी अनअवेयरनेस, मेरी वल्नरेबिलिटी मेरे बहुत काम आती थी। हाँ लाइट लेना, फेस से वो सब मुझे कुछ नहीं आता था। जी। एक्शन बोलने के बाद मैं रवानगी पकड़ लेता था। तो फिर वो कैरेक्टर जब इस तरीके से हिट हुआ तो यूज टू होने में वक्त लगा। सड़क पे निकलना मुश्किल हुआ, हाँ। फैमिली के साथ डिनर पे जाना मुश्किल हुआ, कहीं बाहर बैठना मुश्किल हुआ। और अच्छा, मुश्किल किस तरह से? मतलब लोग क्या बोलते थे, किस तरह से, क्या रिएक्शन था? वो कैरेक्टर की ऐसी एक छाप छूटी कि मुझे मतलब राह चलते को लोगों को दिल करता था इसको मार दो पकड़ के, कि इतना कोई नीच कैरेक्टर, लेच जिसको कहते हैं, ये कैसे कोई जी। तो वो पीपल यूज्ड टू लव टू हेट मी। जी, क्योंकि दरअसल मैंने भी इस सीरियल को देखा, मुझे याद है, क्योंकि आप जिसको परेशान करते हैं वो बेचारी इतनी भोली वाली लड़की थी। मतलब आपके कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ, तो वो वाकई वो एक फीलिंग्स तो आएगी। और आपने उस कैरेक्टर को इतना उम्दा निभाया आपने, कि मुझे भी याद है कि जिस तरह से आप अपने जो टंग को घुमाते थे अपने जुबान के अंदर ऊपर नीचे, और उससे जो फीलिंग्स आती थी, लिटरली लगता था कि इनको पकड़ के पीट दो। फिर क्या बाउंसर भी चलते थे आपके आसपास? बाउंसर मुझे तो आदत नहीं थी इन चीजों की, पर फिर कई बार रास्ते में जैसे किसी सेमिनार में जा रहे हैं या किसी इवेंट पे गए, हाँ। तो पुलिस वालों ने पकड़ लिया, इधर आ भाई, तू इधर आ मेरे पास। तो पकड़ के बहुत बदमाशी करता है टीवी में, एक अच्छे ह्यूमर में वो पकड़ लेते थे लोग। और बाउंसर इसलिए दिए जाते थे कि अगर कोई इवेंट है या कोई इस तरह की चीज है तो, और घर के बाहर लोग बहुत आते थे, पत्थर मारते थे बाहर निकल। अच्छा, कोई ऐसा कमेंट जो आपको बड़ा याद हो, आपको सुनने में बुरा तो जरूर लगा हो, लेकिन बाद में आपको लगा देखो कहीं ना कहीं मेरे इस कैरेक्टर के कारण जो मैंने एक्टिंग की है उसकी वजह से ये कमेंट मुझे मिल रहे हैं? कोई ऐसा कमेंट आपको याद हो, कोई, या फिर कोई ऐसा इंसिडेंट? जो अभी दिमाग में आ रहा है, मेरी बुआ अब नहीं है, हाँ। वो सहारनपुर में रहती थी। जी। तो इस कैरेक्टर का एक सीक्वेंस था जहाँ मैं सेठी फैमिली को घर से बेघर कर रहा हूँ, उनको उठा के बाहर फेंकता हूँ सामान, और बड़े गंदे तरीके से। हाँ। तो उनका फोन आया और रोते रोते कि ना कर ऐसा काम, इन बेचारों को घर से ना निकाल, ये क्यों कर रहा है तू, इससे तुझे क्या मिलेगा। मुझे कई बार बहुत वक्त लगता था। पीपल यूज टू टेक दीज थिंग्स टू देयर हार्ट। हाँ। और वो एक तरह से कॉम्प्लीमेंट था, जो परफॉर्मेंस का एम था, जो कैरेक्टर निभाया जा रहा था, वो इसका मतलब सटीक बैठ रहा है। हाँ। अच्छा, कोई ऐसा शख्स मिला हो जब वो पहले तो आपसे गुस्से में मिला हो, लेकिन जब उसने आपसे बातचीत शुरू की हो 5-10 मिनट बाद बोला अरे आप तो बिल्कुल वैसे नहीं है जैसे आप कैरेक्टर में दिखते हैं, ऐसा भी कुछ हुआ होगा कभी? तो मैं कई बार ये भी पूछता था कि अरे भाई, अगर मैं लाश का रोल करूंगा, मर जाऊंगा, तो मैं सच में थोड़ी मर जाऊंगा वहां पे स्क्रीन पे। तो कैरेक्टर है, निभाया,
बहुत सारा क्रेडिट लिखने वालों को जाता है, बहुत सारा क्रेडिट जिन्होंने इस कैरेक्टर की सोच को इजाद किया, और डायरेक्टर्स मेरे जो सबसे पहले रवि भूषण थे, फिर ललित मोहन आए, जी। और अमित मलिक थे, और बहुत सारे लोग, मैं 4-5 हमारे डायरेक्टर्स सिलसिलेवार। अच्छा, इसकी कोई काम ऐसी से- फेमस लाइन जो आपके संवाद की अगर आपको याद हो तो वो लाइन हम जरूर हाँ। सुनना चाहेंगे, अगर आपको याद हो तो। वो एक डायलॉग था, वो हमेशा बोलता था, सिमी जी आई लव यू, सिमी जी। वो लव यू जरूर बोलता था, सिमी जी भी बोलता था, और लेच भी करता था, और जी भी बोलता था, आई जस्ट लव यू सिमी जी। अच्छा, हम कई बार जी रोंगटे खड़े हो जाते थे। मैं एक बार एनएसडी के बाहर जा रहा था तो कुछ लोग मिले, और कान पकड़ता हूँ, उनने कहा, सर जैसा प्राण साहब करते थे, तो हाँ। उस तरह की फीलिंग आती है जब कभी आप स्क्रीन पे आते हैं, तो जी। मैं मतलब जमीन फटे और मैं अंदर चला जाऊं। बहुत बहुत दिग्गज जी। बड़े लोगों से इस तरह की चीजें हुई बहुत सारी। बिल्कुल, ये आपकी मेहनत थी और आपने उस किरदार में ऐसी जान फूकी कि वो किरदार कोशिश करी साहब, बिल्कुल वो कोशिश किरदार करी। हमेशा आपके लिए एक लीजेंड हो गया, और जब भी उस आपकी याद आएगी या आपके बारे में चर्चा होगी तो उस किरदार का जिक्र जरूर होगा। अच्छा, हम एक सीरियल और बात करते हैं। सीरियल तो आपने बहुत सारे किए, लेकिन मधुबाला, एक इश्क एक जुनून, इसमें भी आपने बहुत इंटरेस्टिंग किरदार निभाया है। तो कैसा था इस किरदार का सफर, और किसमें कैसा एक्सपीरियंस था? मधुबाला तक पहुंचने में वक्त 6-7 साल लग गए। करोल बाग के 6-7 साल बाद मधुबाला आया शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। जी। तो मधुबाला वॉज अ डिफरेंट कैरेक्टर, डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑल टुगेदर। उस जमाने में सुना जाता था कि आज तक का सबसे बड़े बजट वाला सीरियल ये जी। बनाया गया था, और बड़ा एक सिनेमा की तरह से इसको, फीचर फिल्म की तरह से ट्रीटमेंट शुरुआत में इसका। तो फिर जब ज्वाइन किया, कैरेक्टर में बहुत सारी वेरिएशन थी। फिर इस कैरेक्टर ने पॉजिटिव एक जो इसका स्ट्रीक थी, बिट्टू जी कैरेक्टर, ये सुपरस्टार का मैनेजर होता है जी। और घर जैसा ही है उनके लिए, भाइयों हाँ। जैसा रिश्ता था आपस में। तो इस कैरेक्टर का सुपरस्टार के साथ, तो वो जो एक पॉजिटिव स्ट्रीक थी मधुबाला के साथ और जो सुपरस्टार कैरेक्टर था, इन दोनों के साथ एक जो वो पॉजिटिव स्ट्रीक थी, तो लोग साथ साथ रोते भी थे। जब मैं वहां ऑन स्क्रीन रो रहा होता था या इमोशनल कुछ, इसने इमोशनल स्ट्रीक को, मतलब टोटल कॉन्ट्रास्ट थे। आफ्टर करोल बाग जो जी। कंप्लीट नेगेटिव था, वहां पर आप सामने वाले को रुलाते थे, यहाँ पर आप रोते थे आप। हाँ, ये जाने अनजाने में इसने वो जो पॉजिटिव स्ट्रीक पकड़ी, एक जी। सेंसिटिव इमोशनल, बहुत सक्सेस हुआ और बहुत सारे अवार्ड्स मिले इसके लिए। जी। अच्छा, सीरियल्स आपने बहुत सारे किए हैं, हम फिल्मों के सफर की बात करना चाहेंगे। फिल्मों के सफर कैसे शुरू हुआ आपका? ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे कभी पीआर करना आया नहीं। हाँ। मेरे ख्याल से मैं शायद आखिरी व्यक्ति होऊंगा जिसने कभी फेसबुक पे फोटो अपलोड करना सीखा हो। जी। टेक्नोलॉजी से मैं थोड़ा भागता हूँ, टेक savvy नहीं हूँ। हाँ। टेक्नोलॉजी एक मुश्किल, अभी भी किसी ने सेटअप करके दिया ये सारा आपके साथ। तो खैर, फिल्में ये हुई कि टीवी सीरियल चलते चले गए जी। और वक्त बीच में ऑफर्स आती थी बहुत सारी, पर हाँ। चूंकि जबान दी होती थी इन लोगों को, इनसे बंधा होता था जी। और 30 में से 40 दिन काम हो रहा होता। तो एक वक्त पे वो दौर जो था वो रुकने नहीं दे रहा था। और फिल्में आती थी, पर जो कैरेक्टर को डिफाइन करने के लिए कास्टिंग के लोग या जो भी फोन करते थे, कई बार वो खुद इतने डिसइंटरेस्टिंग साउंड करते थे कि इनकॉन्सिक्वेंशियल कैरेक्टर, तो फिर दिल वहीं पे रुक जाता था। नहीं भाई, ये जो कर रहा हूँ टीवी ठीक है, इसमें कम से कम हाँ। मेरा कैरेक्टर तो डिफाइंड है। और या फिर बजट की प्रॉब्लम होती थी या फिर वक्त की प्रॉब्लम। तो जी। ऐसी बहुत सारी फिल्में छोड़ दी। हाँ। छोड़ी, उसका मलाल नहीं है। खुशी ये होती थी कि वो फिल्में जब आई तो वो ये कैरेक्टर ही नहीं हुआ करता था उन फिल्मों में जिसके लिए मुझे ये, तो बड़ी अच्छा लगता था। फिर अच्छा, उन दिनों मधुबाला के दौरान एक फिल्म बन रही थी, 21 तोपों की सलामी। वो हमारे प्रोड्यूसर जो थे मधुबाला के, वही उन्होंने ही बनाई जी। उसमें हमारे डायरेक्टर साहब थे रविंद्र गौतम, उन्होंने कहा कि आप कुछ कैरेक्टर एक करेंगे जरूर, और वो वहां शुरू हुई। फिर एक दिन मुझे फोन आने लगे, टीवी थोड़ा कम हो गया था, कैरेक्टर भी बहुत अच्छे नहीं मिल रहे थे और बजट भी अच्छा नहीं होता था। देन आई हैव माय बिजनेस
तो मैं उसमें अपने आप को बिजी रखता था, मेरे हाँ। शौक हैं। तो एक दिन मुकेश छाबड़ा कास्टिंग के दिग्गज हैं, नामचीन आदमी, उनके यहाँ से ऑडिशंस जाते रहते थे, बट कहीं बात बैठती नहीं थी। तो एक बार उन्होंने कहा कि इम्तियाज अली साहब लव आजकल 2 बना रहे हैं। फिर उन्हीं दिनों गरमा की दोस्ताना 2 बननी शुरू हुई। गंगूबाई काठियावाड़ी, आई वाज फॉर्चुनेट, मेरे को पहली बार जी। बंसाली साहब के साथ काम करने का मौका मिला। जी। अच्छा, गंगूबाई के जिक्र करते हैं, क्योंकि अभी हाल ही में रिलीज फिल्म है आपकी और वाकई बहुत पसंद की गई फिल्म, बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म की फिल्म बनी है। तो कैसे इसमें जुड़ना हुआ और बंसाली जी के साथ आपने काम किया, फोटो भी दिखा रहे हैं हम आपकी और जिनके साथ खड़े हुए, तो कैसा एक्सपीरियंस था? और उस कैरेक्टर के लिए जब आपके पास ये ऑफर आया तो फिर कैसे आपको लगा कि मुझे करना चाहिए, या फिर बंसाली जी का नाम सुनकर आपने हाँ बोल दिया, या फिर कैरेक्टर आपको अच्छा लगा इसलिए आपने हाँ बोला? देखिए, बंसाली साहब के साथ काम करने के लिए आपको उनसे जुनूनी इश्क होना चाहिए। हाँ। तो वो मुझे था, मैंने मेस्मराइज होके उनकी हमेशा मूवीज देखी हैं और कई कई बार देखी हैं। 20 50 बार, आई लॉस्ट द काउंट। जी। तो वो पेंट करते हैं, वो म्यूजिशियन है, पेंटर हैं, वो उनकी अपनी सोच है, एक अलग कला है, एक अलग यॉनर है। जी। तो जिस दिन फोन आया श्रुति महाजन के यहाँ से, वो कास्टिंग कर रही थी गंगूबाई की, तो फिर बंसाली साहब के यहाँ से फोन आया कि आप करेंगे। तो मैंने पंचगनी में था मैं उस दिन शायद, हाँ। मुझे डिस्टिंक्टली याद है। तो मैंने फौरन बिना कुछ सोचे समझे मैंने कहा मुझे करना है, वो जो मर्जी कराएं, हाँ। पीछे खड़ा कर दें, कहीं कुछ भी करा लें, जी। मैं करूंगा। मैंने कुछ भी नहीं पूछा ज्यादा, और बस वो शुरू हो गया और फिर वो चलता चला गया। बाकी आपके सामने मेहनत करी, वो जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ जी। लिया। नहीं, बहुत ही और बड़ी इंटरेस्टिंग खुशी किरदार से था accept इसमें आपका, किया। वाकई बहुत इंटरेस्टिंग किरदार था। Thank you, sir. अच्छा, जी, अमिताभ I बच्चन tried जी के my साथ level ऐसा है कि best. अमिताभ बच्चन जी के साथ हर कोई काम करना चाहता है और आपको ये मौका मिला उनके साथ काम करने का, क्योंकि मुझे लगता है इस इंडस्ट्री में जो भी आता है कुछ चेकलिस्ट जरूर होती होंगी कि इंडियन कलाकारों के साथ काम करना, उसमें चेकलिस्ट में अमिताभ बच्चन जी का नाम तो जरूर होता होगा। तो आपने उनके साथ भी काम किया है केबीसी की प्रोमो में, तो कैसा था उनके साथ काम करने का आपका एक्सपीरियंस है? सबसे पहली बात तो करौल बाग उन दिनों अभी थोड़ा ही वक्त हुए थे, जी। वक्त हुआ था कि वो सीरियल बंद हुआ, खत्म हाँ। हुआ। तो मैं मुंबई में अप डाउन करता रहता था ड्यूरिंग करौल बाग, और भी सीरियल शुरू हो गए थे, तो जी। थोड़ा वक्त 1-2 दिन इधर 1-2 दिन दिल्ली, तो ऐसे करके बहुत भाग दौड़ का वक्त था वो। हाँ। तो मुझे ये क्रोम पिक्चर से एक काफी एड की मैंने उनके साथ, तो अमित शर्मा, हेमंत भंडारी, हाँ। तो उन्होंने कहा कि केबीसी की प्रोमोज हैं, तो बच्चन साहब हैं, तो मैं सुपर एक्साइटेड, बिकॉज उन्हीं के कॉलेज से मैं भी पढ़ा हूँ, वो भी किरोड़ीमल कॉलेज के पढ़े हुए हैं, तो बड़ी, और फिर दिग्गज लीजेंड। तो मैं गया और फिल्म सिटी में 2-3 दिन, वहाँ 2 दिन का शूट था शायद। जी। तो खूब बरसात, और मेकअप रूम तक या चेंजिंग रूम तक जाने के लिए वक्त लगता था कि भीग जाएगा आर्टिस्ट। तो हाँ। ऐसा कुछ बरसात बोले कि मैं ही हूँ आज। तो वो आए और मैं तो छोटा सा हूँ, वो केबीसी की ऊंची चेयर थी, जी। तो उस पे मेरी टांगे लटक रही होती थी, मैं हाँ। ऊपर चढ़ के बैठता था किसी तरीके से। जी। तो वो इतने बड़े आदमी बगल में आए, बोले हाँ। हाय अमिताभ बच्चन। कैसे हैं ये कैसे अपने आप को, मतलब बड़ा एम्बैरेसिंग सा लगा कि जी। आपको कौन नहीं जानता है, बट जी। ये उनका एक तरीका है बात। लेकिन एक फिर, हम्बल देखिए कि वो आपको अपने आप से इंट्रोड्यूस करवा रहे हो। हाँ, मतलब मैं तो खैर एम्बैरेस हो गया था, जी। लेकिन इसमें बड़ा एक इंटरेस्टिंग वाकया हमें पता चला है कि एक तरफ अमिताभ बच्चन जी का ऑटोग्राफ के लोग खड़े थे, लेकिन उसके बाद दूसरी तरफ आपके भी ऑटोग्राफ ले रहे थे ऑडियंस। वो दिन में शायद वो जो हुआ वो भूलने लायक नहीं है जी। कभी भूलूंगा भी नहीं। हाँ। बिकॉज मैं तो ऑस्ट्रक, आई वाज लाइक मेस्मराइज कि मेरे साथ बच्चन साहब खड़े, मैं ऐसे उनको देख रहा हूँ। हाँ। और पब्लिक जितनी वहाँ लोग थे, क्योंकि केबीसी के प्रोमो का था, तो ऑडियंस में बहुत लोग थे, जी। तो लोग बाग अपना आए और बाउंसर्स इधर उधर से रोक रहे थे, तो अपना एक एक करके वो बच्चन साहब से ऑटोग्राफ ले रहे थे। तो मैं उनके बिल्कुल बगल में खड़ा था, बाय डिफॉल्ट, बाय चांस मैं वहीं खड़ा था, वो मेरे साथ में खड़े थे, तो मैं भी खड़ा, मैं उन्हें ही देख रहा, निहार रहा था। तो लोगों ने ऑटोग्राफ लिए, तो मैं ये बिल्कुल, वाकई वो पल वाकई बड़ा ही खुशनुमा होगा
कि जो ऑडियंस अमिताभ बच्चन का ऑटोग्राफ ले रही है वो ऑडियंस आपका भी ऑटोग्राफ ले रही है। वाकई बड़ा खुशनुमा पल होगा। मेरे जी को शब्दों जी में बयान करना जी बड़ा मुश्किल इंद्रेश जी, है। वो बहुत सारी बातें तो हम आपसे और बहुत कुछ करना चाहते थे, क्योंकि इतने सारे काम है आपके वेब सीरीज में, आपके बतालुक का जो कैरेक्टर है, बहुत सारे काम है, लेकिन समय कम है, इसलिए हमको आपसे इजाजत लेनी पड़ेगी। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकालकर हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत थैंक यू, आपने मुझे बुलाया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। तो बातें सितारों की में आज हम रूबरू हुए अभिनेता इंद्रेश मलिक से। अगली बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।